नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सर्वे का सत्यानाश की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। रैयतों को क्या-क्या कठिनाई हो रही है, इस पर एक पहला वीडियो आपने देखा। चूंकि समस्याएं बहुत हैं और कुछ और सजेशंस आ रहे हैं, इसलिए एक वीडियो में उसको समेटना संभव नहीं हो रहा था। इसलिए ये एक वीडियो बनाने की और आवश्यकता हुई। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि रैयत और जितने स्टेक होल्डर हैं, इवन सर्वे कर्मी या बाकी लोग, इसको जरूर ध्यान से देखें कि इस संबंध में हम आपसे क्या बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि जो कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था उसके पहले की क्या स्थिति थी, क्यों किया गया कैडस्ट्रल सर्वे। कैडस्ट्रल सर्वे इसलिए किया गया कि प्री कैडस्ट्रल एरा में, यानी कैडस्ट्रल के पूर्व के का जो समय था उसमें इनफैक्ट टोडरमल के बाद कोई संबंध में कोई बहुत प्रयास हुआ नहीं था, और कहते हैं कि टोडरमल के समय में किया गया लैंड रेवेन्यू का काम आज भी बिल्कुल एक्सप्लिसिट है और इम्पिकेबल है। तो प्री कैडस्ट्रल पीरियड में क्या होता था, रैयत के पास कोई कागज नहीं, रैयत को पता नहीं उसके अधिकार क्या है, उनकी जानकारी नहीं, कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छे ढंग से था नहीं। इसलिए नए सिरे से सर्वे का काम शुरू किया गया ब्रिटिश के द्वारा। ये बिहार टीनेंसी एक्ट बना 1885 में। उस वक्त बिहार का मतलब बिहार और अभी का उड़ीसा, बंगाल वगैरह सब एरिया था, झारखंड वगैरह। तो फिर बाद में 1905 में बंगाल अलग हो गया। तो उसमें धारा 101, 100 से लेकर के आगे हम उस पर डिटेल में नहीं जाते हैं, उसमें पूरी व्यवस्था की गई है। और कैडस्ट्रल का मतलब होता है शुरू से उठाना, जमीन से उठाना, जीरो से शुरुआत करना। हम लोग बेसिकली अब वहीं पहुंच गए हैं। इसलिए आज एक सीमांचल के एक अधिकारी ने यह शब्द जब हमसे डिस्कस किया तो मुझको लगा कि ये बहुत वैलिड पॉइंट है उनका। सीमांचल में वो बंदोबस्त पदाधिकारी है, नाम उनका लेना उचित नहीं होगा। इट इज ए प्री कैडस्ट्रल एरा। इसका मतलब यह है कि ये जो विशेष सर्वेक्षण कर रहे हैं ना, यह कंसेप्ट के लेवल पर ही कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक का मतलब होता है कि नींव पोत करके चमका देना। बाजार में कॉस्मेटिक्स मिलता है ना, तो महिलाएं किसी भी अपने अपने चेहरे पर, पुरुष भी अपना चेहरा पर उसको लपेट लिया कॉस्मेटिक्स, और थोड़ी देर के लिए वो चमक जाता है चेहरा। तो ये जो विशेष सर्वेक्षण है, यह बेसिकली एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज बन करके रह गया, जिससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो वी हैव रीच्ड इन ए प्री कैडस्ट्रल एरा। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा होने का बहुत सारा काम है, बहुत सारा वजह है, लेकिन जो मुख्य वजह है वो ये है कि 1950 में जब भूमि सुधार अधिनियम बना और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 ए बी सी सारा बना हुआ, उसमें शेड्यूल में डाल दिया गया ताकि इस पर रीट्स लाई नहीं करे। इस पर फैली नरीमन ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, मशहूर वकील है, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन बाय एस फैली नरीमन। उन्होंने लिखा है कि एक बार जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने इस पर कमेंट करते हुए कहा था कि शायद हिंदुस्तान की आइन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की एक खूबसूरती है कि इसमें कहा गया है कि आपके विरुद्ध भी, मतलब ये आप समझ लीजिए कि इम्यूनिटी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो एक तरह से, बहरहाल मैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में नहीं जा रहा हूं। इतना तैयारी किया गया था। लेकिन कैडस्ट्रल सर्वे के बाद जब 52, 54, 55 वगैरह में शुरू हुआ रिविजनल सर्वे, तो समस्या वहीं से शुरू हुई। और इस राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीच में कुछ समाजवादियों की सरकार आई, चाहे फिर आरजेडी की सरकार आई, फिर एनडीए की सरकार आई, नीतीश जी आए, इस सब सरकारों को कुछ एक अपवाद को छोड़ दीजिए तो आईएएस लोगों ने ही चलाया। और इस आईएएस के कुशासन के दर्द से बिहार का राजस्व
पहले करा रहा था दर्द से, उसके बाद तड़फड़ा रहा था और अब मृत प्राय हो गया। आप सोच करके देखिए कि ये कितनी बड़ी बेशर्मी और शर्मिंदगी की बात है कि 50-54 से चला आ रहा रिविजनल सर्वे 1911 तक भी पूरा नहीं हो सका। इसके कारण स्पष्ट है, यह कभी भी सरकार के प्राथमिकता में रहा ही नहीं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को तो समझ में आया ही नहीं, कुछ एक अपवाद को छोड़ दें, श्री बाबू वगैरह के बाद तो किसी को कोई इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और फुल टाइम 24x4 पॉलिटिक्स अभी देख रहे हैं ना, एसी खुल गया इसकी चिंता है, हाइड्रोलिक बेड खुल गया इसकी चिंता है। अब बिहार में इतने बड़े लेवल पर पलायन हो रहा है, सर्वे में इतना भयानक घमासान बना, किसी को मतलब है ना, कुछ समझ में, न किसी को बुझाता है। तो आईएएस लोगों के हाथ में पूरा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन गया। सोच करके देखिए कि किस उद्देश्य से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पहले इसके अध्यक्ष स्वयं वायसराय होते थे, गवर्नर जनरल, और बाद में 1858 के बाद वायसराय बन गए, इसके चेयरमैन होते थे। बाद में जब अंग्रेजों का इलाका बढ़ा तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये महत्ता थी। लेकिन बाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जब प्रेशर बढ़ा तो इसको अंग्रेजों ने इसमें एक सिविल सर्वेंट्स की पोस्टिंग शुरू कर दी, और जो इस देश में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पहले चेयरमैन बने उनका नाम था विलियम कॉफर। बहरहाल वो जो पूरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था वो पूरे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर रहा था। तो ब्रिटिश के समय में इन सारी चीजों को की गई। अब उसके बाद जब रिविजनल सर्वे हुआ तो ये सारा सिस्टम आईएएस अधिकारियों के हाथ में गया, और धीरे धीरे ये लोग, शुरुआती दौर के तो कुछ अधिकारी, आईएएस अधिकारी इसमें जानकार भी थे, अब सब रिटायर कर गए, और फिर सरकार का फोकस कथित रूप से डेवलपमेंट और पॉपुलिस्ट मेजर की ओर गया, और रेवेन्यू हमेशा बैक सीट पर चला गया। पोस्टिंग की व्यवस्था कुछ ऐसी की जाने लगी कि आईएएस लोगों को पोस्टर बॉय बना दिया। अभी आप देख लीजिए, जुम्मा जुम्मा एक हफ्ता रहेगा, पहले एसडीओ बन जाएगा। सीओ की 3 सप्ताह 4 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है, उसका कोई सेंस नहीं है। उसके बाद एसडीओ बन के वो डंडा भांजेगा रोड पर, आधा काम वो दरोगा वाला करता है, और फोटो खिंचाना और सारा खेल। उसके बाद वो डीडीसी बना तब तो फिर करोड़ों करोड़ का बजट होना और सारा खेल। उसके बाद कलेक्टर बन गया, और कलेक्टर बन गया तो फिर तो भगवान हो गए। और वो हमेशा इस चक्कर में रहा कि मेरी फोटो, मेरी वीडियो मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंच जाए, मुख्यमंत्री जी का जो सलाहकार है उसके यहाँ पहुंच जाए, और हम जिले में रहे। एक एक कलेक्टर 6-6, 5-5, 6-6 जिलों में रहा। जो स्टेट सर्विस के डिप्टी कलेक्टर कुछ बहुत शानदार रेवेन्यू के जानकार लोग थे, उन लोगों को डिमोरलाइज किया, उन लोगों को संट किया, उन लोगों की महत्ता खत्म हो गई। धीरे धीरे वो लोग भी डिसइंटरेस्टेड हो गए, और जिलों में डीएम्स का मतलब आप सोच लीजिए कि डीएम की पोस्टिंग जब पुराने सीआरपीसी में सेक्शन 20 में होता था तो लिखा जाता था जिला दंडाधिकारी सह समाहर्ता। अब तो नोटिफिकेशन भी निकालता है जिला पदाधिकारी के रूप में। हद है सामान्य प्रशासन का, उसको पावर वेस्ट किया जाता था। तो अब तो रेवेन्यू का कोई कोर्ट डीएम करता भी नहीं है। मुझको आश्चर्य लग रहा था, मैं जब उधर पोस्टेड था कोसी में, तो सीमांचल का एक डीएम जो लेटरल एंट्री से आया था किसी दूसरे सर्विस से, वो कमिश्नर की, और कमिश्नर भी दूसरे स्टेट का आया था, तो उसको भी कुछ नहीं बुझा रहा था। तो कहना शुरू किया कि सर ये बार बार मैप को क्यों सुधारने के लिए भेजता है, एक बार भेज देना चाहिए। उस नासमझ को यह भी पता नहीं था कि सर्वे ऑपरेशन में हर एक स्टेज पर जो काम होता है अकॉर्डिंगली खतिया उस मैप में एंट्री होती है, और फिर उसको सुधारने के लिए भेजा जाता है एरियल सर्वे के पास। तो इन लोगों को अधिमानता मिलनी शुरू हो गई। बहरहाल वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये था कि इन लोगों ने पूरे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को बर्बाद करके छोड़ दिया, और हम लोग प्री कैडस्ट्रल एरिया में चले। अब जब शुरू हुआ है तो रैयतों के पास इन चीजों की उपलब्धता नहीं है। इसका समाधान ये, अच्छा एक और बता रहे हैं समस्या बने रैयत के दृष्टिकोण से। धीरे धीरे जो मालगुजारी कटती है, जो रेंट रसीद कटता है, उसमें खाता, प्लॉट, रैयत का नाम आदि मिसिंग हो गया। यानी आप लगान रसीद से यह पता नहीं कर पाइएगा कि किस खाता की जमीन है,
पहले तो जमाबंदी का पेज नंबर लिखा रहता तो वो भी गायब हो गया, बाउंड्री लिखा रहना चाहिए, शुद्धि पत्र जो जारी होता था आदेश फलक म्यूटेशन के बाद, वो सब की परंपरा खत्म हो गई। तो अगर आपके पास रेंट रिसीट भी है तो रैयत यह साबित ही नहीं कर पाएगा कि आपके जमीन का रेंट रिसीट है, क्योंकि उसमें न खाता है, न प्लॉट है, न मौजा है, कुछ नहीं है। ये एक अलग समस्या है। जो गलत सही जो भी रेवेन्यू रिविजनल सर्वे का खतियान पब्लिश हुआ, वो जो डिजिटाइज फॉर्म में है, उसको खोजना रैयतों के लिए एक दुभर कार्य है। इसको सिंप्लीफाइड पीडीएफ फॉर्म में कर करके अगर ऐसा करता कि रैयत अपना नाम और मौजा वगैरह देता तो एक साथ कंपाइल्ड होकर के निकलता तो कुछ बात हो सकती थी। रैयत के सामने एक दूसरी समस्या और है, इस पर मैंने एक बार चर्चा भी की, उसको चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप बोलते हैं। कि पुराने, जैसे अभी सर्वे का मैप जो एरियल सर्वे हुआ तो इसका मैप दिया जाता है, या फिर कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे का मैप हुआ तो उसको चाइल्ड पेरेंट रिलेशन बोलते हैं। कि पुराना खतियान में मेरा प्लॉट क्या था, कॉरस्पॉन्डिंगली नए खतियान में मेरा क्या प्लॉट, इसको चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप बोलती है। अब ये देना काम है एरियल सर्वे एजेंसीज का, वो कभी उपलब्ध नहीं कराता है और ये हो नहीं पाता है। इसके कारण रैयत अलग परेशान होता है। एंड फाइनली एक दो चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये कि अंततोगत्वा जिस रैयत के लैंड का सर्वे होना है, उस रैयत का पार्टिसिपेशन बड़ा फ्लिम्जी है, बड़ा सुपरफिशियल है और बड़ा नॉन इंटीग्रेटिव है। इसलिए मैंने एक बार सलाह भी दिया था, इस वीडियो में मैं फिर बताना चाहता हूं कि एक तो बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि एक बार अगर सर्वेक्षण शुरू हो गया तो उसको आप रोक सकें या फिर बैकवर्ड जा सकें। एक संशोधन लाना चाहिए इस अधिनियम में, और सबसे पहले 1 साल 2 साल में इन चीजों को ठीक कर दे सरकार कि रैयत को क्या क्या चीज होना चाहिए। एक रैयत जो बोनाफाइड है उसके पास क्या क्या होना चाहिए। पहला होना चाहिए उसके पास खतियान, दूसरा होना चाहिए उसके जमीन का मैप, तीसरा होना चाहिए उसके पास म्यूटेशन का पेपर, अद्यतन लगान रसीद जिसमें सारे एंट्रीज हों, अगर उसको बंदोबस्ती मिली है तो बंदोबस्त का परवाना, और फिर अकॉर्डिंगली म्यूटेशन हो गया हो, म्यूटेशन के बाद जो लगान रसीद करता है और आदेश फलक वो मिल जाना चाहिए। अगर बदलैन किया है तो बदलैन के रजिस्ट्री की व्यवस्था कर दे। आप एक विंडो खोल सकते हैं कि साहब मैं 1 साल का समय दे रहा हूं कि जो लोग बदलैन किया उसकी रजिस्ट्री हो जाए और उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगा। आपसी सहमति से जो बंटवारा किया है उसका म्यूटेशन हो जाए। ये छोटे छोटे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उनको ठीक कर लिया जाए, और हर मौजा में एक बड़ा सा डिस्प्ले लगा दीजिए, रैयत का नाम, उनके जमीन का ब्यौरा, हर एक रैयत के सामने आपका ये जमीन है, स्टेटस ये है। मेरा दावा है और मेरा अनुभव कहता है कि 80% 85% विवाद रहित जमीन मिल जाएगा, और अकॉर्डिंगली रैयत को यह बता दिया जाए कि ये अद्यतन है। अगर इस पर किसी को आपत्ति है तो अलग से आवेदन दे, उसका एक अलग विंडो खोल दीजिए। लेकिन जो बिल्कुल सही है तो अकॉर्डिंगली सब लोगों को हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी पीडीएफ फॉर्म में सबको ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, मेरा नालंदा जिला घर है, सुंदरपुर गांव है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उस बोर्ड पर लिखा जाए, उस पंचायत भवन में या रेवेन्यू, अब तो कचहरी कभी रहा नहीं, राजस्व हल्का रहता, तो पंचायत भवन में लिखा जाए ओम प्रकाश यादव पिता फलाना, आपके नाम से फलाना 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 ये जमीन का डिटेल है, और ये डिटेल आप इतना दिन में ले लीजिए, और उतना वो जमीन को आप पूरा ब्यौरा हमको मिल जाए।
अब वो पूरा कागज मिल गया। ठीक वैसे ही कि मेरा बैंक में हम जाते हैं और नहीं बोलते हैं मैनेजर को कि हमारे खाता को अपडेट कर दी, तो खाता को अपडेट करके प्रिंट करके दे देता है, हमको पता चलता है मेरे खाते में इतना रुपया है, यहां से आया यहां से गया, इसको ड्राफ्ट दिए, इसको चेक दिए, उसका चेक लिए, वो सब आ जाता है। तो उसके पास अपडेटेड हो जाए। इस काम को 1 साल 2 साल जो भी लगे, एकदम एक्सप्लिसिटली इसको बढ़िया से कर देना चाहिए। और तब जो वो 15-20% जो विवाद है उसको सॉल्व करने का मैकेनिज्म डेवलप कर दीजिए। विल पावर होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। मैं यही एक और सलाह देता हूं, आप सोच करके देखिए, सरकार की नासमझी, लेटरल एंट्री जो दूसरे सर्विसेज से लोगों को डीएम बनाया है, क्या दुर्गति कर दिया है लोगों ने। और 3-3 4-4 जिला में डीएम, कुछ लोग कमिश्नर बना हुआ है। और जो डिप्टी कलेक्टर लोग हैं या इवन जो रेवेन्यू सर्विस से कुछ जानकार लोग हैं, वो सब बेचारे उसके स्टेनो बने। आज एक सेटलमेंट अफसर से बात हुआ तो बोला कि सर हम तो फ्लैग मार्च करके आ रहे हैं। हम बोले भाई बंदोबस्त कार्यालय को तो आदेश निकला है कि उसको किसी काम में नहीं लगाना है। तो बोला कि नहीं, हमारी डीएम साहिबा तो, और उस डीएम को हम जानते हैं, न सिर्फ तुनुक मिजाज है बल्कि बदतमीज भी है। बोले कि नहीं सर, वो तो हमको अभी 11 बजे रात में हम लौट रहे हैं फ्लैग मार्च करके। ये मेंटल बैंकरप्सी का हालत। तो सरकार को चाहिए कि जो डिप्टी कलेक्टर ज्वाइंट सेक्रेटरी हो जाते हैं एडीएम के ऊपर, उनको आप वैसे जिलों में डीएम बनाइए, कलेक्टर बनाइए, और तभी ये मुहिम सफल होगा। क्योंकि जो आईएएस अधिकारी डायरेक्ट आया है वो तो भगवान मालिक है, उसको तो श्री भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। न कुछ समझ में आता है, न कुछ समझने की जहमत उठाता है, और सरकार की पोस्टिंग की, ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी इतना वाहियात है कि वो कभी समझ में नहीं पाएगा। और तब जा करके यह सर्वे ऑपरेशन सही होगा। मैं रैयतों से अपील करूंगा कि अगर कोई बिंदु छूट गया है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। जैसा मैंने कहा, मेरा प्रयास, मेरा प्रयत्न, मेरे इतने दिन के सर्विस के अनुभव, मैं समाज को उसी रूप में लौटाना चाहता हूं। और मेरा उद्देश्य किसी की आलोचना करना मात्र नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि कुछ काम होना चाहिए। और जो सजेशंस मैंने दिए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइए। आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।